सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अपना चैप्टर आज जो है वो है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। चैप्टर का नाम क्या है? एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इस चैप्टर के हम इसमें इस वाले पार्ट में के इसके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हम डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि एथेनॉल तथा सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा किसी भी अवस्था में कौन सा प्राप्त नहीं होता। अब ध्यान रखना है कि एल्कोहल जो है ना, और एल्कोहल जैसे एथेनॉल CH3 CH2OH एथेनॉल, और अगर सांद्र H2SO4 के साथ इसका करवाएं निर्जलीकरण, तो सांद्र H2SO4 से करवाएं निर्जलीकरण H2SO4। उस कंडीशन में देखो अलग अलग ताप आते हैं, टेम्परेचर, और इसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ताप का मान 413 केल्विन ताप हो तब तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। और अगर 443 केल्विन ताप हो तब क्या बनेगा? एल्किन बनता है। इसका मतलब अगर इस अभिक्रिया का टेम्परेचर कितना हो? 413 केल्विन हो और H2SO4 हो, तब तो क्या बनेगा? ईथर का निर्माण हो जाएगा, C2H5O और C2H5 ईथर बनेगा, डाई एथिल ईथर। और अगर ताप का मान जो है ना वो कर दें 443 केल्विन ताप कर दें, तब यहां पर आपका बन जाएगा एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथेन। यानी इसका मतलब इस एथेनॉल में दो कार्बन वाली एल्कीन यानी एथीन का निर्माण हो गया। और इसके अलावा इस क्रिया में टेम्परेचर का मान और चेंज करें तब इसमें हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है, C2H5HSO4। इस तरह से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का भी निर्माण होता है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्रिया के दौरान क्या बनेगा? ईथर भी बनेगा, एल्किन बनेगा और हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा। ये तीन मेन उत्पाद बनते हैं एल्कोहल के निर्जलीकरण में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और भिन्न भिन्न ताप पे होता है। और ये दो टेम्परेचर तो आपको याद रखने हैं, इनको आपको भूलना नहीं है। 413 केल्विन हो तब तो ईथर बनता है, और 443 केल्विन ताप हो तब क्या बनता है? एल्किन का निर्माण होता है। ये बात आप कहीं नहीं भूलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, कौन सा नहीं प्राप्त होगा एथेनॉल से सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया से? तो यानी ये बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्किन यानी एथीन का निर्माण हो रहा है, इथर यानी C2H5O C2H5O, ये C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर का निर्माण, ये तीनों हो गए। लेकिन इस क्रिया में एल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखना, ये क्या एसिटाल्डिहाइड है, इसका निर्माण नहीं होता, CH3CHO। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला, यानी एसिटाल्डिहाइड का निर्माण इस अभिक्रिया से हम नहीं करवा सकते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है? एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। अब अगर देखो किसी का भी ऐसे जनरल फॉर्मूला आपसे पूछ लेना, तब देखो कैसे करो, क्या करने का तरीका क्या है। आप कोई भी एक एल्कोहल लिख लो, कि जैसे लिख लिया मैंने कि C2H5OH, ये लिख लिया मैंने। अब इसको आप इस तरह चेंज कर लो, जैसे मैं कर दूं कार्बन कितने हैं? 2 हैं। H कितने हैं टोटल? 5 और 1 6, और एक क्या है? O है। और इसको इसमें चेंज करें ना, तो अगर इसको मैं N मान लूं तो 2 को N मानना, तो N की जगह 2 है, तो H कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 प्लस 2, 3 तो कर नहीं सकते N का मान, क्योंकि N का मान तो C 2 ही है। तो 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, तो यानी यहाँ अगर 3 करोगे 3 दूनी 6, है ना। तो यानी यहाँ पर 3N नहीं है, 2N करना पड़ेगा, तो 2N प्लस 2, आगे क्या है? O। इस तरह से इसका सामान्य फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n प्लस 2, आगे क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। इसका सामान्य फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n प्लस 2, आगे O, ये है ये CnH2n प्लस 2O। ये क्या इनका सामान्य फॉर्मूला है, किसका? एल्कोहल का। तो एल्कोहल का ये सामान्य सूत्र हो गया ये, इस तरह से। फिर देखो अपना अगला प्रश्न कि एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाने पर क्या उत्पाद बनेगा। अब देखो एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां लिखी है आपने, जैसे ये है एल्कोहल, है ना, और हमने कहा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएं, PCl5 से अभिक्रिया करवाएं, तब आपने देखो ऐसी रिएक्शन लिखी होगी कि PCl5 को मैंने यूं लिखा था, एक Cl 2 3 4 और 5।
फिर हमने इसे तोड़ दिया था इसको, देखो इस तरह से। तो क्या बना था, एक तो बन गया था कि C2H5Cl, C2H5 एक Cl, दूसरा HCl, और तीसरा क्या है, क्या बन गया POCl3। तो POCl3, इस अभिक्रिया मुख्य उत्पाद क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में कौन सा है, एथिल क्लोराइड बोल दो या क्लोरो एल्केन बोल सकते हो आप। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरो एल्केन। मैंने यहाँ पर एथेनॉल लिया, हो सकता है कोई दूसरा एल्कोहल ले ले, तो इसका मतलब इसमें Cl तो आएगा, फास्फोरस पेंटाइल लिखा है क्लोराइड, तो Cl तो आएगा, लेकिन एल्किल समूह कुछ हो सकता है, यहाँ CH3 हो सकता है, C2H5 C3H7, इस प्रकार से कर सकते हो आप। तो यहाँ पर मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ हो सकता है। तो इसका यूपीसी नाम क्या होता है, क्लोरो, आगे ये इसके लिए कार्बन के लिए मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे, तो इसका नाम क्लोरो एल्केन। तो क्या बनेगा, इस अभिक्रिया में क्या बनता है, क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। क्या बनेगा इस रिएक्शन में, क्लोरो एल्केन बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्नलिखित फिनोल में सबसे प्रबल है, यानी इन फिनोलों में सबसे प्रबल अम्लीय कौन सा है वो देखना है, सबसे प्रबल एसिडिक कौन सा। अब देखो, एक तो ऑर्थो, क्या लिखा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। दूसरा क्या है, मेटा नाइट्रोफिनोल, दूसरा मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रोफिनोल NO2। और तीसरा क्या है, पेरा नाइट्रोफिनोल, तीसरा पेरा नाइट्रोफिनोल, पेरा नाइट्रोफिनोल। चौथा क्या है, पेरा क्लोरोफिनोल, चौथा है पेरा क्लोरोफिनोल, पेरा क्लोरोफिनोल, ये है। और क्या कहा है, इनमें से फिनोल में सबसे प्रबल कौन सा, इनमें सबसे प्रबल अम्लीय कौन सा होगा। अब देखो NO2 समूह वाले प्रबल हैं, लेकिन ऑर्थो और ये मेटा और ये पेरा, इन तीनों में सबसे प्रबल अम्लीय कौन सा होता है, पेरा वाला, क्योंकि NO2 समूह सामान्य है, ज्यादा खींचेगा, अधिक खींचेगा तो H को ज्यादा बाहर निकालेगा इन सब की तुलना में, इसलिए सबसे प्रबल एसिडिक सबसे प्रबल अम्लीय कौन सा होता है, पेरा वाला। तो ये इसमें लिखा ना, निम्नलिखित फिनोल में सबसे प्रबल है, प्रबल मतलब प्रबल अम्लीय पूछा है, कौन सा है, पेरा नाइट्रोफिनोल, जो सबसे क्या है, प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला, अगले प्रश्न में क्या है, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं दिया जाता है। अब याद रखना है, विक्टर मेयर परीक्षण जो होता है ना, विक्टर मेयर परीक्षण वे एल्कोहल दर्शाते हैं जिनमें क्या हो, ये वाला ग्रुप हो, इस तरह से CHOH समूह पाया जाए। अब देखो कैसे, CHOH समूह में, अब देखो विक्टर मेयर परीक्षण में एल्कोहल जो होते हैं ना, उस एल्कोहल में देखो एल्किल समूह जुड़ा है, तो उस एल्कोहल में OH वाला कार्बन जो है उस पे H होना जरूरी है, जैसे एथेनॉल, इसमें H होनी जरूरी है, H यहाँ इसके पास है, इसके पास एक H है, इसके पास भी दो H है। यहाँ देखो सेकंड ऑप्शन में, यहाँ पर क्या है, ये तृतीयक एल्कोहल है, CH3 CH3 CH3, और फिर C और OH, यहाँ पर H नहीं है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल है ना, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं दर्शाता है। तो यानी एल्कोहल को पृथक्करण करने की विधियां, ये विधि विक्टर मेयर परीक्षण, जिसमें प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल को पृथक पृथक किया जाता है। इसमें तृतीयक एल्कोहल जो है ना, ये अभिक्रिया नहीं करता, इसके साथ परीक्षण दर्शाता नहीं, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो तृतीयक एल्कोहल है, तो विक्टर मेयर परीक्षण नहीं दिया जाता। कौन नहीं देगा, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक में ये ट्राईमेथिल, ट्राईमेथिल वाला, तो ये ऐसे इस तरह से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वैसा यूपीसी नाम 1 2, तो क्या करोगे, 1 2 1 2 आपकी मर्जी कैसे कर लो। तो क्या करेंगे, 1 डाइमेथिल एथेन एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, निम्न में से प्रबल अम्ल है। अब देखो वापस आ गया, प्रबल अम्ल कौन सा है, पहला क्या है, फिनोल, इनमें सबसे प्रबल कौन सा वो चेक करना है, पहला है फिनोल, ये फिनोल, दूसरा मेटा क्लोरोफिनोल, तीसरे में मेटा क्लोरोफिनोल, ठीक है, चौथे में बेंजिल एल्कोहल, इसको बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल, तीसरा, और चौथा क्या है, साइक्लोहेक्सेनोल, चौथा कौन सा है, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल।
हेक्सेनोल, ये सबसे कम अम्लीय यही है साइक्लोहेक्सेनोल। सबसे प्रबल अम्लीय कौन सा होगा? देखो, अब फिनोल है, मेटाक्लोरोफिनोल है, बेंजील एल्कोहल है और साइक्लोहेक्सेनोल है। तो सबसे इनमें सबसे प्रबल अम्लीय कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि इसमें मेटा पर क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है, तो OH को ज्यादा बाहर निकालेगा, H को ज्यादा बाहर निकालेगा, तो ये अधिक अम्लीय। तो सबसे अधिक अम्लीय इनमें कौन सा होगा? तीसरा कौन सा? मेटाक्लोरोफिनोल इनमें के सबसे प्रबल अम्लीय होगा, ये ध्यान रखना है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगले प्रश्न में क्या है कि सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद। अब सैलिसिलिक अम्ल कौन सा होता है? इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड इस तरह से, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये क्या है? ये सैलिसिलिक अम्ल है। क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। ये सैलिसिलिक अम्ल है। और क्या करें, किसके साथ गर्म करें? सोडा लाइम। किसको बोलते हैं सोडा लाइम? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH का मिश्रण, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। इस मिश्रण को बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम। और क्या काम आता है ये आता है वी कार्बोक्सिलीकरण में। किसमें? ये वी कार्बोक्सिलीकरण करता है, मतलब दिए गए क्रियाकारक में से वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब COH ग्रुप है ना, इसको हटा देता है, यहां से बाहर निकाल देगा ये। वी कार्बोक्सिलीकरण हटाना, COH समूह को हटा देगा, तो यहाँ इस समूह को हटा देगा ये। और ये हटते ही क्या बनेगा? OH रह जाएगा, तो क्या बनेगा? फिनोल का निर्माण होता है। फिनोल बनाने की विधि है ये। क्या है? फिनोल बनाने की विधि है। तो इस विधि में कौन क्या बनेगा? फिनोल का निर्माण होता है। किसका होता है? बनने वाला उत्पाद कौन सा होगा? फिनोल बनेगा इस अभिक्रिया में, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, फिनोल, क्लोरोफॉर्म और क्षार मुख्य उत्पाद। इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा? अब देखो, फिनोल की अभिक्रिया किससे करवाइए? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं। और क्षार की उपस्थिति में, ये क्लोरोफॉर्म CHCl3, और क्षार की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? याद रखना है, क्या नाम है? इसको बोलते हैं राइमर टिमान अभिक्रिया। याद रखना, एग्जाम में नेम रिएक्शन भी आती है। ये राइमर टिमान अभिक्रिया है। क्या है? यह राइमर टिमान अभिक्रिया है। और राइमर टिमान अभिक्रिया के दो रूप होते हैं, ध्यान रखना। एक तो होता है इसका फॉर्मलीकरण। क्या होता है? फॉर्मलीकरण। और एक होता है इसका कार्बोक्सिलीकरण। इस अभिक्रिया के दो रूप है, एक होता है कार्बोक्सिलीकरण। और फॉर्मलीकरण मतलब जिस शब्द के अंत में करण आ जाए उसका मतलब उस शब्द का जुड़ना। फॉर्मलीकरण यानी फॉर्मिल समूह का जुड़ना। तो इस अभिक्रिया में CHO समूह बेंजीन पे लग जाएगा। और कार्बोक्सिलीकरण में कार्बोक्सिलिक समूह का जुड़ना, इस अभिक्रिया में COOH बेंजीन के ऊपर लग जाएगा आके। इस क्रिया में फॉर्मलीकरण में तो हमने क्या काम में लिया है? क्लोरोफॉर्म काम में लेते हैं। और कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में यहाँ यहाँ लेते हैं CCl4 काम में लेते हैं, ध्यान रखना ये। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म काम में लिए, और क्लोरोफॉर्म काम में लेंगे तब यहाँ पर एक CHO समूह जोड़ देंगे बस। तो इस फिनोल के साथ CHO जोड़ देंगे, तो क्या बन गया ये बन गया, क्या बन गया? ये सेलिसैल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे? ये सेलिसैल्डिहाइड बन गया ये। इसको बोलते हैं सेलिसैल्डिहाइड। सेलिसैल्डिहाइड। और अगर इसकी क्रिया है ना सेम वही क्षार के साथ, ये भी डाइमेटिमान है, CCl4 के साथ क्रिया करवाएंगे ना, तब COOH समूह जुड़ जाएगा इस तरह से। यहाँ COH समूह जोड़ना है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण। और ये क्या है? सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल। ये दोनों ही क्या? डाइमेटिमान अभिक्रिया के दो रूप है ये, फॉर्मलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण। तो यहाँ में फॉर्मलीकरण दिया तो क्या बनेगा? सेलिसैल्डिहाइड का निर्माण, यानी सेलिसिलिक एल्डिहाइड। तो इसको सेलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। सेलिसैल्डिहाइड का इस अभिक्रिया में क्या है? निर्माण होता है। और ये राइमर टिमान अभिक्रिया, इसके दो रूप याद रखने, फॉर्मलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण, थोड़ा ध्यान रखने आपको, ठीक है ना। फॉर्मलीकरण में क्लोरोफॉर्म काम में लेंगे, और कार्बोक्सिलीकरण में CCl4 काम में लेंगे। बाकी क्षार दोनों के अंदर काम आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगले प्रश्न में क्या है कि इथर को एल्यूमिना यानी 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर बनने वाला उत्पाद क्या? इथर है। अब देखो इथर जो है ना, इथर जैसे कोई इथर ले लो आपकी मर्जी, जैसे ये ले लिया मैंने, जैसे C2H5O और C2H5 डाई एथिल इथर काम में ले लिया।
और एल्यूमिना ना ये निर्जली कारक के रूप में काम आता है, एल्यूमिना Al2O3। और कितना 653 केल्विन ताप पे गर्म करोगे ना तो क्या हो जाएगा, इस ईथर का निर्जलीकरण हो जाएगा। और निर्जलीकरण होता O निकलेगा, दोनों साइड से H बाहर ले जाएगा, H ले जाएगा तो क्या बचेगा C2H4। कितने बचेंगे, 2, C2H4 C2H4। और ये C2H4 क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है ये। और साथ में क्या है, H2 बाहर निकल जाएगा, एक H इस साइड से एक H साइड से प्लस O, H2 बाहर निकल गया तो क्या बन गया, एल्कीन का निर्माण हो जाता है। किसका बनेगा, इस अभिक्रिया में क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। किसका निर्माण होगा, इस अभिक्रिया में एल्कीन का निर्माण हो जाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न कि बेकेलेट बनाने हेतु उपयुक्त पदार्थ की प्राप्ति होती है। अब देखो यानी बेकेलाइट बनाएंगे ना तो इस अभिक्रिया वो बोलते हैं, तो याद रखना फिनोल जो है ना, इस फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं किससे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, क्षार की उपस्थिति में करवाएंगे ना। तो इस तरह से देखो इसमें ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं पहले यूं यूं, इस तरह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ऐसे इस तरह से एक बार क्या लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा ये। और ये जो बने हुए ये आगे क्या करेंगे, फिर आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके है कि बहुलक का निर्माण करेंगे। जब एक लंबी श्रृंखला में जुड़ेंगे, देखो ऐसे लंबी श्रृंखला में जुड़ेंगे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से लंबी श्रृंखला में जुड़ेंगे ना यूं, OH 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 और CH2O, बीच में जल निकाल देंगे बाहर, यहाँ CH2 बचेगा सिर्फ। इस तरह से एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं पहले, ये श्रृंखला बनी है लंबी श्रृंखला, इसको बोलते हैं नोवेलेक रबड़, ये नोवेलेक है, ये बनता है नोवेलेक। और ये फिर नोवेलेक जो है ना ये आपस में क्या है, तिर्यक बंध बना लेता है, फिर एक श्रृंखला और नोवेलेक की ऐसे है ना, इस तरह से नोवेलेक की दूसरी श्रृंखला, और आपस में फिर क्रॉस बॉन्ड बनाकर बेकेलाइट का निर्माण कर देते हैं। क्रॉस बॉन्ड बना के क्या बनाएंगे, बेकेलाइट बनाएंगे। इनके बीच में भी ऐसे CH2 CH2 इस तरह से, और इनके बीच में है ना यहां पर क्या है, क्रॉस बॉन्ड बन जाएंगे ऐसे, इस तरह से यूं, और क्रॉस बॉन्ड बनने से एक तिर्यक बंध बहुलक क्रॉस बॉन्डेड बेकेलाइट, ये तिर्यक बंध बहुलक बेकेलाइट का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं, अब इसको बोलेंगे बेकेलाइट, बेकेलाइट बोलते हैं। और पूरी रिएक्शन जो है ना, इस पूरी रिएक्शन का एक नाम है, इसको बोलते हैं, ये नाम याद रखना आपको, इसको बोलते हैं लेड्रर मानस्य अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, लेड्रर मानस्य अभिक्रिया बोलते हैं, याद रखना ये पॉइंट। तो बेकेलाइट बनाने की विधि का नाम क्या है, लेड्रर मानस्य अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेड्रर मानस्य अभिक्रिया है, बेकेलाइट बनाने की विधि है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, एल्कोहल के निर्जलीकरण के दौरान उत्पन्न मध्यवर्ती है। जब एल्कोहल का निर्जलीकरण करवाएंगे ना तो अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, जैसे एल्कोहल है ये CH3 CH2OH, तो अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो अम्ल से H+ जो आयन है ना वो पहले इस एल्कोहल पे जुड़ता है, और जुड़ेगा ना तो इससे ऑक्सोनियम आयन बनता है। पहले तो क्या बनता है, ऑक्सोनियम आयन, O कहाँ जुड़ेगा, H कहाँ जुड़ेगा, O पे जुड़ेगा, इस तरह से इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। और अगली कंडीशन में ये ऑक्सोनियम आयन जो है ना ये क्या करेगा, आगे मध्यवर्ती बना देगा ऐसे, देखो इस तरह से ये ऑक्सोनियम आयन है, और तुरंत क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH2+, और जल बाहर निकल जाएगा। और ये जो बनाना ये H को निकाल देगा वापस बाहर H+, और एल्कीन का निर्माण हो जाएगा यूं। इस अभिक्रिया के दौरान इंटरमीडिएट मध्यवर्ती जो बनाना वो ये बना है, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन बोलते हैं। तो कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है एल्कोहल के निर्जलीकरण में मध्यवर्ती के रूप में, किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। अगला देखो, अगले में क्या है कि नेटेलाइट है। अब नेटेलाइट जो है ना, अब एल्कोहल जो होता है ना, एल्कोहल इसको इथर के साथ मिलाते हैं। क्या करते हैं, इसको इथर के साथ मिलाकर इसका यूज जो है ना वो ईंधन के रूप में इसको काम में लेते हैं, फ्यूल के रूप में। और कहते हैं गाड़ियों में ईंधन के रूप में आगे भविष्य में या
इसका यूज कर रहे हैं, तो एल्कोहल को ईथर के रूप अंदर मिलाते हैं, तो एल्कोहल को ईथर के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या, इसको बोलते हैं नेटेलाइट। क्या बोलते हैं इसको, नेटेलाइट बोलते हैं। तो यानी एल्कोहल और ईथर का मिश्रण, इसको बोलते हैं नेटेलाइट। तो याद रखना, एल्कोहल व ईथर का मिश्रण है, इसको नेटेलाइट कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया में सर्वाधिक क्रियाशील एल्कोहल है, याद रखना ये। और एस्ट्रीकरण में है ना, एल्कोहल क्रियाशीलता क्रम ये ध्यान रखना, ये है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है एस्ट्रीकरण में, 1 डिग्री एल्कोहल, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल एस्ट्रीकरण में सबसे अधिक क्रिया करता है, उससे कम द्वितीयक, उससे कम तृतीयक। तो यानी सब सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा है, प्राइमरी एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री, यानी प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री है, ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया में। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है कि वायु में खुला छोड़ने पर फिनोल गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों। तो वायु में अगर फिनोल को खुला छोड़ोगे ना, इससे क्या है, पेराबेंजोक्विनोन बनता है। क्या बनता है, पेराबेंजोक्विनोन बनने से क्या है, ये गुलाबी रंग का हो जाता है। इस तरह से ये क्या है, पेराबेंजोक्विनोन बन जाता है यूं, इस तरह से एच बॉन्ड बन जाएंगे इनके बीच में, ऐसे इस तरह से यूं। क्या बनता है, पेराबेंजोक्विनोन बनने के कारण क्या है, गुलाबी रंग का हो जाता है। और इसको याद कर लो आप, यानी फिनोल को वायु में खुला छोड़ दें तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों, कारण क्या है, पेराबेंजोक्विनोन बनने के कारण। क्या बनता है, पेराबेंजोक्विनोन बनने से क्या ये गुलाबी रंग का हो जाता है। फिर देखो अगला, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 413 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनेगा। अब देखो मैंने कहा था 413 केल्विन ताप पर एल्कोहल, और एल्कोहल को फिर आगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में चेंज कर लिया, और इसको फिर 413 केल्विन ताप पे गर्म करें, तब क्या बनेगा, ध्यान रखना है, क्या बनेगा, ईथर का निर्माण होता है, C2H5O, C2H5O, ईथर बनेगा ये। और इसका आईयूपीसी नाम लिखोगे ना, तो देखो इसका आईयूपीसी नाम क्या होगा, एथोक्सी एथेन। क्या होगा इसका, एथोक्सी एथेन, इसका क्या होता है आईयूपीसी नाम। इसका आईयूपीसी नाम क्या होगा, एथोक्सी एथेन, इसका आईयूपीसी नाम है। क्या है, एथोक्सी एथेन, ठीक है। फिर देखो अगला अगला प्रश्न, अगले में क्या है, सोडियम एथोक्साइड व ब्रोमो एथेन की क्रिया से बनता है। अब सोडियम एथोक्साइड है, अब लिख लो, अब इसे देखो, सोडियम एथोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड, ये सोडियम एथोक्साइड है, प्लस ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन ये है C2H5Br, ये ब्रोमो एथेन है। इसकी अभिक्रिया से क्या बनेगा, देख लो आप, बना सकते हो, NaBr बाहर निकाल दो, आप बाकी दोनों जोड़ दो, C2H5O और फिर C2H5, क्या बन गया, ये डाइएथिल ईथर का निर्माण हो गया, जिसको बोलते हैं एथोक्सी एथेन। क्या बन गया, डाइएथिल ईथर, या इसको बोलते हैं आईयूपीसी नाम क्या, इसका एथोक्सी एथेन का निर्माण हो जाता है। क्या बनता है, एथोक्सी एथेन का निर्माण। फिर देखो अगला प्रश्न, क्या बनता है जब एथोक्सी एथेन की क्रिया 1 मोल HI के साथ करवाई जाती है, यानी 1 मोल HI के साथ करवाएंगे एथोक्सी एथेन की अभिक्रिया। अब देखो एथोक्सी एथेन ये है, डाइएथिल ईथर को बोलते हैं एथोक्सी एथेन। क्रिया किससे करवानी है, 1 मोल HI, यानी 1 HI से करवानी है, तो 1 से करवाओगे ना, तो ऐसे लिखेंगे HI, इसको तोड़ देंगे बीच में से, तोड़ेंगे तो C2H5OH, C2H5I, तो क्या बन गया, एक तो बन गया C2H5OH, और एक क्या बन गया C2H5I, I है ना, I, ये बन गया। तो क्या बन गया, एक बन गया एथेनॉल और एक बन गया आयोडो एथेन या एथिल आयोडाइड का निर्माण हो गया। तो क्या बन गया, एक तो ये बन गया C2H5OH और एक बन गया C2H5I, इसका निर्माण। तो इसके 1 मोल से क्या है, इस तरह से एथिल एल्कोहल भी बनेगा और एथिल आयोडाइड का निर्माण भी हो जाएगा। फिर देखो अगला प्रश्न, C2H10O द्वारा कितने समावी ईथर प्रदर्शित कर सकते हो, इससे कितने ईथर बनेंगे, देखो इस तरह से C4H10O ये है,
और देखो इससे मैं इथर बनाता हूं पहला, देखो इस तरह से यूं लिख दिया मैंने इथर बनाने में, CH3O, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3, एक तो ये बन गया। कितने कार्बन देख लो, 4, H कितने, 3 2 5, 2 7 3 10 और एक O, एक तो ये बन गया। दूसरा इसका मध्यावयवी बना दूं, एक मध्यावयता पाई जाती है, इस O को थोड़ा बीच में लिया हूं मैं, तो CH3, CH2O, CH2, CH3, एक इसका ये बन गया, एक इसका समावयव ये हो गया। तो इसका नाम तो मेथोक्सी प्रोपेन, इसका एथोक्सी एथेन। अब इसको इधर को ओ के दौर ले जाऊं तो यहां लगाते ही वापस ये बन जाएगा। अब इसको एक ऐसे बना सकता हूं, देखो मैं यूं इस तरह से बना सकता हूं कि CH3, तो थोड़ी श्रृंखला चेंज कर दें, CH3, CH, O, CH3, ये बना दिया मैंने एक, ठीक है ना। तो ये बन सकता है, ऐसे बन सकता, नहीं बन सकता, एक ऐसे बना दिया मैंने। इसका अर्थ क्या हो गया, अब देखो यहाँ इसका वैसे नाम क्या होगा, ये लंबी श्रृंखला, ये क्या होगी, मेथोक्सी, तो 2 मेथोक्सी प्रोपेन बन गया। इससे कितने बन गए, 1 2 3 समावयव बन गए। कितने बन गए इसके, 3 समावयव बन गए। तो कितने बनेंगे इसके, 3 समावयव बने सकते हैं। इस C4H10O के 3 समावयव संभव हैं। फिर देखो अगला, निम्न में से प्रतिहिमकारी यानी एंटी फ्रीज एजेंट की तरह कौन काम करता है। तो जहां पर है ना ऊंचाई पर गाड़ियां वगैरह जाए, जहां ठंड ज्यादा हो, वहां पर फिर क्या है, ऑयल वगैरह है या पानी वगैरह जो है ना गाड़ी के अंदर जमे नहीं, तो उस अवस्था में एंटी फ्रीज मतलब फ्रीज न होने देने वाला पदार्थ कौन सा होता है, वो ग्लाइकोल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, ग्लाइकोल को काम में लिया जाता है गाड़ियों में, एंटी फ्रीज यानी ऑयल वगैरह जमे नहीं, तापमान का मान बहुत कम हो जाए तब, जमने से बचाने के लिए ग्लाइकोल को काम में लिया जाता है। फिर देखो अगला, सोडियम फिनोक्साइड व CO2 की अभिक्रिया 400 केल्विन ताप पे करवाने पर क्या बनेगा। अब देखो ये भी रिएक्शन आपने की है, सोडियम फिनोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, ये सोडियम फिनोक्साइड है। इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, CO2 से, और किसके ऊपर कितना ताप है, 400 केल्विन ताप, और इस क्रिया को बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण। क्या बोलते हैं इसको, इस अभिक्रिया को बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। ये एल यानी फिनोल का कार्बोक्सिलीकरण है। और इस क्रिया के दौरान देखो यहां पर क्या बनेगा, अब देखो ये COO है ना, इस पे जुड़ जाएगा ये, तो यूं बन जाएगा, देखो ऐसे, ये O है ही, फिर C इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा ये सोडियम फेनिल कार्बोनेट का निर्माण होगा, सोडियम फेनिल कार्बोनेट बन गया। और ये अगली अवस्था में है ना, ये वाला ग्रुप है ना COH, ये आ जाएगा ऑर्थो पर, ये तो है ही, और ये आ गया COONA, गर्म करोगे ना तो Na निकल जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से OH और COOH, इस तरह से क्या बन गया, ये सैलिसिलिक अम्ल, क्या बन गया, ये सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। किसका होगा, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, ये ध्यान रखना ये, ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, इथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होने पर कौन सा इथर कहलाएगा। अगर इथर में दोनों एल्किल समूह जो है ना अलग अलग हो, अब देखो इथर के 2 प्रकार होते हैं, इथर जो है ना उसके 2 प्रकार है, एक को बोलते हैं सरल इथर, या इसका एक नाम और इसको बोलते हैं सम्मित इथर, सिमेट्रिकल सम्मित इथर, और एक होता है मिश्रित इथर, मिश्रित, ये इसको बोलते हैं असम्मित इथर, एसिमेट्रिकल, असम्मित यानी एसिमेट्रिकल। अब सम्मित में क्या है, O के साथ जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह है ना, दोनों बिल्कुल सेम हो, दोनों सेम हो, इथर में जुड़े हुए एल्किल समूह तो बिल्कुल क्या हो, सेम हो, बिल्कुल समान हो, वो तो सम्मित है। और अगर इथर में जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह है ना, दोनों समान नहीं हो, R डैश कर दिया मैंने, दोनों समान नहीं है, दोनों डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित या असम्मित इथर बोलते हैं। अब क्या लिखा है, इथर में ऑक्सीजन परमाणु जुड़े दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो, दोनों अलग अलग हो, क्या बोलते हैं इसको, मिश्रित इथर या असम्मित इथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्रित इथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्रित इथर या
असम्मित ईथर कहा जाता है। ध्यान रखना। ये सरल कौन सा है? सम्मित वाला। सम्मित सरल एक ही बात है। डाई एथिल ईथर दोनों सेम है तो ये सम्मित में आ जाएगा। ये कौन सा है? असम्मित या मिश्रित ईथर का प्रकार है। अगला देखो, किस यौगिक में OH समूह एरिल कार्बन से जुड़ा रहता है? किस में? तो एरिल मतलब बेंजीन वाला ग्रुप, उस पर OH जुड़ा रहे। क्या ये? फिनोल। क्या है? फिनोल है ये। तो क्या है? ये फिनोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये फिनोल कहलाएगा। और ये एथेनॉल, देखो एथेनॉल जो है ना, ये तो एथेनॉल है, एल्किल समूह जुड़ा है। एथेनॉल में क्या है? OH एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है। और यहां देखो वाइनिल एल्कोहल है, तो वाइनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH CH2CHOH। और बेंजोइल एल्कोहल है या बेंजिल एल्कोहल है, इसमें इस बेंजिल वाले ग्रुप पे जुड़ा है। तो एरिल में हमेशा बेंजीन पे जुड़ता है। तो एरिल में किस में है? फिनोल के अंदर क्या है? एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH के साथ। ठीक है। इसके बाद अगला देखो, प्राथमिक एल्कोहल की ऑक्सीकरण से बनता है। अब देखो एल्कोहल जो है ना, उसका ऑक्सीडेशन करवाएं, तब ध्यान रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पेपर में पूछते हैं। एक तो प्राथमिक एल्कोहल, ये कौन सा है? प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री बोलते हैं। द्वितीयक में देखो, प्राथमिक एल्कोहल हमेशा CH2OH ग्रुप रहेगा। द्वितीयक एल्कोहल में CHOH समूह रहेगा। ये रहे वो द्वितीयक एल्कोहल होता है, ये 2 डिग्री है द्वितीयक। और जहां पर सिर्फ COHO वो होता है तृतीयक एल्कोहल। ये क्या है? तृतीयक एल्कोहल है, जिसमें सिर्फ क्या है? COH है। तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री है ये। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, इसका भी करवाएं ऑक्सीकरण, इसका भी करवाएं ऑक्सीडेशन। तो याद रखो, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं, CH3CHO बन जाएगा यहाँ। द्वितीय करवाओगे तो कीटोन बनेगा, CH3CO हो जाएगा यहाँ, कीटोन। और तृतीय कराओगे तब क्या बनती है? एल्किन बनती है। क्या बनती है? एल्किन का निर्माण। 3 पॉइंट याद कर लो ये, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन, व तृतीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्किन का निर्माण होता है। तो क्या पूछा आपसे? प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? क्या बनेगा? एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न कि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? अभी मैंने कहा था द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? कीटोन बनता है। क्या बनेगा? द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? कीटोन का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? फिनोल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा बना पदार्थ कौन सा होगा? तो याद रखो, अगर फिनोल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करवाओगे, ये फिनोल है, और इसकी क्रिया करवाएं किससे? सांद्र HNO3 के साथ करवाएं। उस अवस्था में क्या बनेगा? इस तरह से OH, और तीनों समूह लग जाएगा NO2 ग्रुप। OH है ना, ऑर्थो, मेटा और पैरा, तीनों में क्या लग जाएगा? NO2 ग्रुप लग जाएगा। इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। और वैसे इसका नाम क्या होगा? 2, 4, 6, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या बोलते हैं इसको? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है? एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है? अब मैंने कहा था एल्कोहल है ना, उसके 2 टेम्परेचर आपको याद रखने हैं। ये एथेनॉल है, ठीक है ना। एक तो 413 केल्विन ताप पे गर्म करें, और इसका H2SO4 की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण करवाएं। और एक होता है 443 केल्विन ताप पर H2SO4 के साथ इसका निर्जलीकरण करवाएं। तो अगर 413 केल्विन ताप होगा ना, तब तो बनेगा ईथर। क्या बनेगा?
ईथर का निर्माण होता है। और अगर 443 केल्विन ताप हो तब क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बनता है, एल्कीन यानी एथीन का निर्माण होता है। क्या बनेगा, एल्कीन यानी एथीन बनेगा। तो क्या बना, ये क्या बना, ईथर बन गया। ये क्या बनता है, ईथर का निर्माण होता है। तो 413 केल्विन पूछा है तो क्या बनेगा, 413 पर ईथर, और ईथर कौन सा है, डाई एथिल ईथर। क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कर सकते हो आप। फिर देखो अपना अगला अगला प्रश्न, अगले में क्या है, एल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करके कौन सा पदार्थ बनाता है। एल्कोहल जो है ना, इसकी लुकास अभिकर्मक किसको बोलते हैं, ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट, लुकास अभिकर्मक। और इसके साथ अगर एल्कोहल क्रिया करवाओगे ना, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल तुरंत क्रिया कर लेता है, ये तृतीयक एल्कोहल तुरंत क्रिया कर लेता है, द्वितीय क्रिया करने में 5-10 मिनट लगते हैं, और प्राथमिक बहुत कम क्रिया करता है, 30 मिनट या 40 मिनट में क्रिया करता है। तो इससे क्या है, एल्किल क्लोराइड क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनता है कि यहाँ से OH निकल जाएगा, एल्कोहल में से है ना, OH निकल जाएगा और यहाँ Cl जुड़ जाएगा, एल्कोहल है ना, उसमें से OH निकल जाएगा एल्कोहल में से, ये जैसे एल्कोहल है तो इस OH को हटा देंगे, यहाँ से क्या जोड़ देंगे, यहाँ Cl जोड़ देंगे, तो ये एल्किल क्लोराइड, जैसे क्या बन गया, ये एथिल क्लोराइड बन गया। तो यानी एल्किल यानी क्लोराइड का निर्माण होगा, यानी एल्किल हेलाइड क्या बनेगा, एल्किल हेलाइड बन जाएगा। और एल्किल हेलाइड जो है ना, एल्किल क्लोराइड, ये इसका होता है सफेद अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप बनता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट, ऊपर सफेद सा झाग से आ जाएंगे। तो अगर तृतीयक एल्कोहल लोगे ना, तो वो तो तुरंत, आपके पास 3 बोतलें हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, लेबल हट गए हैं, पता लगाना है कौन सा एल्कोहल किस में है। क्या करेंगे, लुकास अभिकर्मक डालेंगे तीनों में, जिस बोतल में डालते तुरंत सफेद अवक्षेप बन जाए तो वो तो होता है तृतीयक एल्कोहल। जिसमें डालने के बाद श्वेत अवक्षेप के 5-7 मिनट बाद बने वो कौन सा होता है, द्वितीयक एल्कोहल। और जिसमें अवक्षेप बहुत टाइम बाद बने वो प्राथमिक एल्कोहल। इसके आधार पर तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो एल्कोहल के अलग अलग करने की विधि भी है ये, लुकास टेस्ट, लुकास अभिकर्मक। और किसको बोलते लुकास अभिकर्मक, ZnCl2 प्लस सांद्र HCl के मिश्रण को बोलते लुकास अभिकर्मक। और लुकास अभिकर्मक में अगर क्या लिखा है, कौन सा पदार्थ बनता है इसमें, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इस क्रिया में क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनता है इस अभिक्रिया के दौरान। तो एल्किल हैलाइड का श्वेत अवक्षेप बनता है, ध्यान रखना ये। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्न में से कौन सा एल्कोहल लुकास अभिकर्मक से तीव्रता से क्रिया करता है। कौन सा करेगा, तीव्रता से, 3 डिग्री तीव्रता से क्रिया करता है, ये 3 डिग्री है। ये क्या, ये 3 डिग्री एल्कोहल तीव्रता से क्रिया करेगा, ये ध्यान रखना, अभी बताया मैंने। उसके बाद देखो अगला, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पे गर्म करें। अब 443 पे क्या बनाया हमने, देखो ये 443 पे एल्कीन बनती है, क्या बनती है, 443 केल्विन ताप पर क्या बनती है, एल्कीन। और एथेनॉल से क्या बनेगा, एथीन का निर्माण हो जाएगा। क्या बनेगा, एथीन का निर्माण हो जाएगा। क्या बनेगा, एथीन बनेगा। इससे क्या बनेगा, एथीन का निर्माण हो जाएगा। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्न में से कौन सा एल्कोहल सर्वाधिक अम्लीय होता है इनमें। अब देखो एल्कोहल में अम्लीयता क्रम जो होता है ना, वो ये होता है, ध्यान रखना, एल्कोहल में अम्लीयता का क्रम, और वो क्रम क्या होता है, सबसे अधिक एल्कोहल प्राथमिक सबसे अधिक अम्लीय, उससे कम द्वितीयक और उससे कम तृतीयक होता है, ध्यान रखना है। एल्कोहलों में अम्लीयता का क्रम है, ये ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है एल्कोहल में। अब देखो ये कौन सा है, ये प्राइमरी प्राथमिक, लेकिन प्राथमिक में ये भी कौन सा है, प्राथमिक, ये कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल। देखो प्राथमिक में हमेशा CH2OH समूह रहेगा, यहाँ देखो CH2OH है लेकिन एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ देखो CHOH द्वितीयक, और COH वो कौन सा है, तृतीयक एल्कोहल। अब ये तो है नहीं, कम अम्लीय है, अम्लीय अधिक कौन सा है, ये 2 अधिक अम्लीय है। और इनमें देखो यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा है और यहाँ देखो CH3 CH2, तो एल्किल समूह जो बढ़ेंगे ना, प्लस साई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य घटेगी। इसलिए इन दोनों में कौन सा अधिक अम्लीय होगा, CH3OH, इन दोनों में अधिक अम्लीय। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, CH3OH होता है इन चारों में, अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में। तो अब देखो अपने इस एल्डिहाइड, ये सॉरी एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में
आज जो अपनी इस क्लास में है ना, हमने 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं, 30। और ये प्रश्न जो है ना आपके 12th क्लास के लिए भी है, नीट के लिए भी है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी बहुत काम किए हैं। अगर आप बच्चे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, उनके सिलेबस में भी ये चैप्टर है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से आपको करने आने चाहिए। तो आज अपनी क्लास में ये 30 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में अपने और इसके 30 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।